द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में जापान और मित्र देशों के बीच तनाव बढ़ रहा था। युद्ध को समाप्त करने के लिए एक निर्णायक कार्रवाई की तलाश की जा रही थी। ऐतिहासिक संदर्भ द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण को दर्शाता है। जापान और मित्र देशों के बीच तनाव युद्ध को समाप्त करने की आवश्यकता को बढ़ा रहा था। एक निर्णायक कार्रवाई युद्ध के अंतिम परिणाम को प्रभावित करने की क्षमता रखती थी। युद्ध को समाप्त करने के लिए निर्णायक कार्रवाई की तलाश एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ थी। मैनहट्टन परियोजना एक अमेरिकी नेतृत्व वाला प्रयास था जिसका उद्देश्य परमाणु हथियार विकसित करना था। इस परियोजना में दुनिया भर के वैज्ञानिक और संसाधन शामिल थे। परमाणु हथियार विकसित करने के लिए मैनहट्टन परियोजना का नेतृत्व अमेरिका ने किया था। मैनहट्टन परियोजना के माध्यम से परमाणु हथियारों का विकास किया गया। हिरोशिमा को एक महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र के रूप में चुना गया था। यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र भी था। शहर अपेक्षाकृत अक्षुण्ण था, जिससे बम के प्रभाव का आकलन किया जा सका। लक्ष्य चयन का उद्देश्य बम के प्रभाव का वैज्ञानिक मूल्यांकन करना था। हिरोशिमा की भौगोलिक स्थिति ने भी इसे एक उपयुक्त लक्ष्य बना दिया। लिटिल बॉय एक यूरेनियम आधारित परमाणु बम था, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में गिराया गया था। इसकी डिजाइन में 2 यूरेनियम द्रव्यमान शामिल थे, एक बुलेट और एक लक्ष्य, जो एक महत्वपूर्ण द्रव्यमान बनाने के लिए एक साथ विस्फोट करते थे। जब यूरेनियम के 2 उप महत्वपूर्ण द्रव्यमान एक साथ लाए जाते हैं, तो एक अनियंत्रित परमाणु विखंडन श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। यह विखंडन प्रक्रिया बड़ी मात्रा में ऊर्जा छोड़ती है, जिससे एक शक्तिशाली विस्फोट और विनाशकारी प्रभाव होता है। 6 अगस्त 1945 एक अमेरिकी विमान हिरोशिमा की ओर उड़ान भर रहा है। विमान से एक बम गिराया गया, जो हिरोशिमा की ओर तेजी से गिर रहा है। बम एक निश्चित ऊंचाई पर फटता है, जिससे एक विनाशकारी विस्फोट होता है। विस्फोट की ऊंचाई शहर के विनाश को अधिकतम करने के लिए निर्धारित की गई थी। विस्फोट से उत्पन्न सदमे की लहरें शहर में फैल गईं। हिरोशिमा एक परमाणु विस्फोट के बाद एक उजाड़ परिदृश्य में बदल गया। हिरोशिमा में विस्फोट के तत्काल प्रभावों में गर्मी की लहर शामिल थी। विस्फोट के तत्काल प्रभावों में सदमे की लहर भी शामिल थी। विस्फोट के तत्काल प्रभावों में इमारतों का विनाश भी शामिल था। गर्मी की लहर ने वस्तुओं को पिघला दिया और लोगों को झुलसा दिया। सदमे की लहर ने इमारतों को नष्ट कर दिया और लोगों को दूर फेंक दिया। इमारतों के विनाश से व्यापक क्षति और जानमाल की हानि हुई। हिरोशिमा में तत्काल मौतों और चोटों की संख्या एक महत्वपूर्ण मानवीय त्रासदी का प्रतिनिधित्व करती है। विकिरण के संपर्क में आने के कारण होने वाली बाद की मौतें इस घटना के दीर्घकालिक परिणामों को दर्शाती हैं। हताहतों की संख्या में तत्काल मृत्यु और विकिरण से होने वाली मौतें दोनों शामिल हैं। यह घटना परमाणु हथियारों के विनाशकारी प्रभाव को दर्शाती है। पीड़ितों की संख्या इस त्रासदी की भयावहता को रेखांकित करती है। हताहतों की संख्या परमाणु हथियारों के उपयोग के नैतिक निहितार्थों को उजागर करती है। नागासाकी को प्राथमिक लक्ष्य कोकुरा के बाद एक द्वितीयक लक्ष्य के रूप में चुना गया था। नागासाकी का चयन कोकुरा के विकल्प के रूप में किया गया था, जो सामरिक महत्व के कारण था। नागासाकी का महत्व इसके औद्योगिक और बंदरगाह सुविधाओं में निहित था, जो इसे एक महत्वपूर्ण सैन्य लक्ष्य बनाता था। कोकुरा तक पहुंचने में असमर्थता के कारण नागासाकी को तत्काल विकल्प के रूप में चुना गया। नागासाकी का चयन युद्ध के प्रयासों को कमजोर करने और जापान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने की रणनीति का हिस्सा था। नागासाकी को द्वितीयक लक्ष्य के रूप में चुनना एक विवादास्पद निर्णय था, जिसके दूरगामी परिणाम हुए। फैट मैन एक प्लूटोनियम आधारित परमाणु बम था, जिसमें एक जटिल विस्फोट तंत्र का उपयोग किया गया था। इसके केंद्र में एक प्लूटोनियम कोर था, जिसे उच्च विस्फोटक से घेरा गया था। विस्फोटक को एक साथ विस्फोट करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे प्लूटोनियम कोर पर एक समान दबाव पड़े। यह दबाव प्लूटोनियम को संकुचित करता है, जिससे यह सुपर क्रिटिकल हो जाता है और एक परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। श्रृंखला प्रतिक्रिया से बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिससे एक शक्तिशाली परमाणु विस्फोट होता है। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बमबारी की गई। बमबारी के समय मौसम की स्थिति का प्रभाव विनाशकारी था। बम का प्रभाव बिंदु थोड़ा विचलित हो गया था।
इस बमबारी ने नागासाकी शहर को तबाह कर दिया। नागासाकी पर परमाणु विस्फोट के तत्काल प्रभाव शहर की स्थलाकृति से प्रभावित हुए। विस्फोट के कारण हुए विनाश की सीमा शहर की विशिष्ट भौगोलिक संरचना के कारण भिन्न थी। पहाड़ियों और घाटियों ने कुछ क्षेत्रों को सीधे विस्फोट से बचाया, जबकि अन्य क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गए। विनाश की सीमा को दर्शाने के लिए विस्फोट के बाद शहर की स्थलाकृति का विश्लेषण किया गया। स्थलाकृति ने विस्फोट की ऊर्जा के प्रसार को प्रभावित किया, जिससे विनाश का एक असमान पैटर्न बना। नागासाकी में तात्कालिक मौतों और चोटों की संख्या एक महत्वपूर्ण मानवीय क्षति को दर्शाती है। विकिरण के संपर्क में आने के कारण बाद में होने वाली मौतें इस त्रासदी के दीर्घकालिक प्रभावों को दर्शाती हैं। नागासाकी में हताहतों की संख्या में तात्कालिक मौतें और विकिरण से होने वाली बाद की मौतें शामिल हैं। यह घटना परमाणु हथियारों के उपयोग के विनाशकारी परिणामों को उजागर करती है। हताहतों की संख्या नागासाकी में हुई मानवीय त्रासदी की भयावहता को दर्शाती है। विकिरण के संपर्क में आने से दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव हो सकते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी में विकिरण के संपर्क में आने से कैंसर के मामले बढ़े। जन्मदोष विकिरण के संपर्क में आने का एक और दीर्घकालिक प्रभाव है। विकिरण के संपर्क में आने से अन्य विभिन्न बीमारियां भी हो सकती हैं। विकिरण के दीर्घकालिक प्रभाव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे पैदा करते हैं। हिबाकुशा शब्द का अर्थ है विस्फोट से प्रभावित लोग जो परमाणु बम विस्फोटों से बचे थे। हिबाकुशा को विकिरण के संपर्क में आने के कारण कई स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें कैंसर और अन्य बीमारियां शामिल हैं। हिबाकुशा को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा है, जिसमें विवाह और रोजगार में कठिनाइयां शामिल हैं। परमाणु बम विस्फोटों के मनोवैज्ञानिक आघात के कारण हिबाकुशा को अक्सर चिंता, अवसाद और पीटीएसडी का अनुभव होता है। हिबाकुशा शांति की वकालत करते हैं और परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए काम करते हैं, ताकि दूसरों को उनके द्वारा अनुभव किए गए दर्द से बचाया जा सके। जापान का आत्मसमर्पण परमाणु बमबारी के बाद शुरू हुआ। सम्राट हिरोहितो ने आत्मसमर्पण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आत्मसमर्पण की घोषणा ने द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया। परमाणु बमबारी ने जापान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। जापान के आत्मसमर्पण ने एशिया में राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को बदल दिया। आत्मसमर्पण की प्रक्रिया में कई राजनीतिक और कूटनीतिक वार्ताएं शामिल थीं। अमेरिकी सरकार ने युद्ध को छोटा करने के लिए परमाणु बमबारी के उपयोग को सही ठहराया। जापान पर आक्रमण करने की आवश्यकता से बचने की संभावना एक प्रमुख तर्क था। परमाणु बमबारी ने संभावित आक्रमण की तुलना में कम हताहतों का वादा किया। यह तर्क संभावित रूप से लाखों लोगों के जीवन को बचाने के लिए किया गया था। परमाणु बमबारी का निर्णय एक जटिल नैतिक दुविधा प्रस्तुत करता है। परमाणु बमबारी की आलोचना नागरिकों को लक्षित करने के मुद्दे पर केंद्रित है। सैन्य आवश्यकता के संबंध में परमाणु बमबारी की नैतिकता पर सवाल उठाए जाते हैं। युद्ध अपराधों के संदर्भ में परमाणु बमबारी की वैधता पर बहस होती है। परमाणु बमबारी के आलोचक इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन मानते हैं। परमाणु बमबारी के समर्थकों का तर्क है कि इसने युद्ध को समाप्त किया और जीवन बचाया। परमाणु बमबारी से जुड़े नैतिक विचारों में सैन्य आवश्यकता का सिद्धांत शामिल है। सैन्य आवश्यकता का सिद्धांत युद्ध में बल के प्रयोग को सीमित करता है, केवल सैन्य उद्देश्यों के लिए आवश्यक होने पर ही अनुमति देता है। अनुपातिकता का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि सैन्य कार्रवाई से होने वाले नुकसान अपेक्षित सैन्य लाभ के अनुपात में हो। इन सिद्धांतों का उद्देश्य युद्ध के दौरान अनावश्यक पीड़ा और विनाश को कम करना है। परमाणु बमबारी के नैतिक निहितार्थ इन सिद्धांतों के संदर्भ में जटिल और विवादास्पद है। शीत युद्ध की शुरुआत परमाणु हथियारों के उपयोग के परिणाम स्वरूप हुई। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों की दौड़ के साथ हुआ। परमाणु हथियारों की होड़ ने दुनिया भर में तनाव और असुरक्षा का माहौल बना दिया। इस दौड़ का उद्देश्य दोनों महाशक्तियों द्वारा एक दूसरे पर सैन्य श्रेष्ठता स्थापित करना था। इसने वैश्विक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को गहराई से प्रभावित किया। परमाणु निरस्त्रीकरण परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के प्रयासों को दर्शाता है।
अंतरराष्ट्रीय प्रयास परमाणु निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। परमाणु अप्रसार संधि (NPT) इन प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन पहलों का उद्देश्य वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देना है। सत्यापन तंत्र यह सुनिश्चित करते हैं कि परमाणु हथियारों को नष्ट किया जा रहा है। हिरोशिमा और नागासाकी में स्मारक बमबारी के पीड़ितों की याद दिलाते हैं। ये संग्रहालय और शांति पार्क शांति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित हैं। स्मारक बमबारी के पीड़ितों की स्मृति का सम्मान करते हैं। संग्रहालय बमबारी की घटनाओं और उनके परिणामों को दर्शाते हैं। शांति पार्क शांति और सुलह के संदेश को बढ़ावा देते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी की विरासत वैश्विक शांति, परमाणु निरस्त्रीकरण और संघर्ष समाधान के लिए वकालत को प्रेरित करती है। यह विरासत दुनिया भर में शांति आंदोलनों और परमाणु हथियारों के उन्मूलन के प्रयासों को बढ़ावा देती है। यह संघर्ष समाधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को रेखांकित करती है। यह परमाणु हथियारों के उपयोग के विनाशकारी परिणामों की याद दिलाती है। यह मानवता को युद्धों से बचने और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करती है। यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित दुनिया बनाने की आवश्यकता पर जोर देती है। परमाणु बमबारी से बचे लोगों की व्यक्तिगत कहानियों का दस्तावेजीकरण किया गया। उत्तरजीवियों ने परमाणु बमबारी के बाद के वर्षों में कई चुनौतियों का सामना किया। कहानियां व्यक्तिगत लचीलापन और समुदाय की भावना को उजागर करती हैं। दस्तावेजीकरण का उद्देश्य परमाणु बमबारी के मानवीय प्रभाव को याद रखना है। उत्तरजीवियों की कहानियां भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी है। इन कहानियों को संरक्षित करना शांति और समझ को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक विश्लेषण में बमबारी के भौतिक पहलुओं की गहन जांच शामिल है। वैज्ञानिक विश्लेषण में विस्फोटों की शक्ति की गहन जांच शामिल है। वैज्ञानिक विश्लेषण में बमबारी के पर्यावरणीय प्रभाव की गहन जांच शामिल है। वैज्ञानिक विश्लेषण बमबारी के वैज्ञानिक पहलुओं को भी शामिल करता है। परमाणु बमबारी के स्थायी प्रभाव अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक निरंतर खतरा है। नैतिकता के संदर्भ में परमाणु बमबारी मानवता के लिए एक गंभीर नैतिक चुनौती प्रस्तुत करती है। शांति के लिए परमाणु बमबारी एक स्थायी बाधा है जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अविश्वास और भय को बढ़ावा देती है। परमाणु बमबारी के परिणाम आज भी प्रासंगिक हैं, जो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।